फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें 3D मॉडल ऑफ इंक्लूजन के बारे में। So, the major focus of the model is to create an environment within the classroom in which students show caring attitude towards their disabled classmates। यानी कि इस मॉडल का मेजर फोकस ये था कि क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें और एक अपनेपन की भावना हो उनमें, दूसरों के लिए केयरिंग एटीट्यूड शो करें। क्योंकि अगर कोई डिसेबल बच्चा अलोन फील करेगा, लेफ्ट आउट फील करेगा, तो जो क्या कहते हैं सिस्टम है वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर सब एम्पैथेटिक हों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बात समझें और डिसेबल स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत है ये नॉर्मल बच्चे भी समझें। The model lay stress on the successful inclusion of students with disability who may be separated because of their differences or lack of abilities in the regular classroom setting। इस मॉडल का मेन फोकस ये है कि बच्चों का इंक्लूजन हो सके। जो डिसेबल बच्चे हैं, जो किसी कारणवश अपने बाकी क्लासमेट्स से थोड़ा पिछड़ गए या थोड़ा अलग हैं, उनको भी प्रॉपरली इंक्लूड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का विजन लो है या वो पार्शियली ब्लाइंड है वो, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए ही क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि उस बच्चे को भी सक्सेसफुली इंक्लूड किया जा सके एक प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट में, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसे इफेक्टिव बनाया जा सके। It include the improvement of the relationship among all students regardless of abilities, disabilities और personal characteristics of the students। यानी कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो बच्चों के अंदर, यानी कि वो एक दूसरे को समझें, एबिलिटीज को, डिसेबिलिटीज को, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बच्चे को एम्पैथेटिक होना सिखाया जाए कि कैसे वो दूसरे की फीलिंग्स को समझें और उस हिसाब से काम करें। अब हो सकता है किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी हो, यानी डिस्ग्राफिया हो, या कोई डिसलेक्सिया हो, या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है अगर बाकी बच्चे उसके साथ कोऑपरेट ना करें, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो बच्चा स्कूल आना ही छोड़ देगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पर बच्चे एक दूसरे को समझे, एक अच्छा रिलेशन हो उनमें। या फिर हो सकता है किसी बच्चे की कुछ एबिलिटीज हो, यानी कि कोई बच्चा गाता बहुत अच्छा हो या बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हो, तो बच्चे उससे जेलस करने की बजाय उसको समझें और उसको अप्रिशिएट करें। उनमें ऐसी वैल्यूज इनकलकेट की जाए कि वो दूसरों को प्रेज करना भी सीखे। ये नहीं कि कोई हमसे बेहतर है तो हम उसको अपने से अलग कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा है तो हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे, ऐसी फीलिंग ना हो बच्चे में। या फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कोई बच्चे होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं या थोड़े बॉसी होते हैं, तो उनके बिहेवियर को समझ के बाकी बच्चे जो है कि चलो हो सकता है इसकी कुछ पर्सनल रीजंस हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, तो वो उन्हें समझने की कोशिश करें रेदर देन कि उनको अलग कर दिया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए या उन्हें ग्रुप से अलग रखा जाए कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो बेसिक क्या है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स, कि किसी भी बेसिस पर किसी को भी अलग ना किया जाए, ना जेंडर के बेसिस पर, ना कास्ट, कलर, क्रीड, ना एबिलिटीज, ना डिसेबिलिटीज, ना किसी के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर किसी बच्चे को अलग ना किया जाए, सब मिलजुल कर रहे। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे हर बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, हर बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा कि उसकी जो लर्निंग है वो बेटर हो सके। In this model, attention is given to 4 components of learning। ये जो 3D मॉडल है इसमें 4 components of learning को ज्यादा फोकस किया गया है, ज्यादा अटेंशन दी गई है। नंबर 1 इज नॉलेज, बच्चे को नॉलेज हो दूसरे के बारे में। स्किल्स, बच्चे के अंदर स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। डिस्पोजिशंस, बच्चा दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के मिजाज को समझे। फीलिंग्स, दूसरे की फीलिंग्स को समझे, यानी कि एम्पैथेटिक हो कि कोई भी इंसान अगर किसी तरीके से बिहेव कर रहा है
तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें। यानी कि एम्पैथेटिक क्या होता है कि खुद को उनकी जगह रख के देखना कि अगर हम इनकी जगह होते तो हम कैसे करते, या फिर इनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दूसरे को समझने की कोशिश करना। तो इन 4 कंपोनेंट्स पर ज्यादा अटेंशन दी गई है। These components are incorporated into a 3-phase instructional sequence of activities beginning with, यानी कि इन्हीं components के बेसिस पर 3 stages बनाई गई हैं, या इसे 3 phases भी बोल देते हैं। और यही 3D मॉडल ऑफ इंक्लूजन है कि 3 डायमेंशंस के बारे में बात करी गई है। तो स्टेज 1 है encourage students dispositions of friendliness and caring। स्टेज 2 है इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। एंड स्टेज नंबर 3 इज स्किल्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन। अब हम एक एक करके इन स्टेजेस को समझेंगे और इन स्टेजेस के अंदर या फेजेस के अंदर क्या एक्टिविटीज हैं कि ये जो हमारा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली स्टेज है encourage students dispositions of friendliness and caring, यानी कि बच्चों के अंदर फ्रेंडलीनेस की भावना आए और केयरिंग एटीट्यूड आए। जब हमने पहले बात करी थी तब भी यही था कि मेन फोकस क्या है कि जो हमारी क्लास में डिसेबल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चा, उनको कैसे केयर किया जाएगा, उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, ये जाने, तो केयरिंग एटीट्यूड आए। अब उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं? encouraging a sense of belonging, यानी कि बच्चे के अंदर अपनेपन की भावना है कि वो दूसरे बच्चे को भी अपने जैसा ही समझे। इसीलिए इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बात मैंने पहले भी करी आपसे कि अगर हम बचपन से ही डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे, या जिन्हें कोई प्रॉब्लम है या जो थोड़े बहुत मेंटली इल हैं, जब हम बचपन से ही उन्हें एक साथ रखेंगे तो बड़े होकर उन्हें वो अलग नजर नहीं आएंगे। अभी हम कभी किसी अगर डिसेबल बच्चे को देखते हैं तो हम उन्हें क्यों अलग नजर से देखते हैं? क्योंकि हमने कभी उन्हें अपने साथ देखा ही नहीं। वो अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारा कभी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं है, हम जानते नहीं है कि उनके मन में क्या चल रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग समझते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही बच्चे के मन में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि अपनेपन की भावना, एक ट्रस्ट और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं, कि जैसे नॉर्मल बच्चे को लगे कि अगर वो मेरा क्लासमेट है, उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी हेल्प करूँ। एक ट्रस्ट की फीलिंग हो जो डिसेबल बच्चा है उसको भी कि ये मेरी हेल्प करेंगे, और एक पॉजिटिव पेयर हो, ये इस चीज़ का मोटिव है। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग गुड डीड्स। अब बच्चे को पता हो कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्योंकि बच्चा जो क्या होता है, बच्चे को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा टीचर, जैसा काउंसलर चाहेगा वो बच्चे को वैसा बना सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को क्या बुरा है, क्या अच्छा है, उसके बीच का डिफरेंस बताया जाए, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड डीड्स। क्योंकि जो बुरी चीज होती है ना, वो ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती हैं, और बच्चा जो होता है, कहते हैं ना कि बुरी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि उसे बुरे और अच्छे का डिफरेंस समझाया जाए, क्योंकि अगर एक बार उसे डिफरेंस समझ आ गया ना, और अगर आपने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये बात बुरी है, तब वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन उसे समझाना तो जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे की खुद की उतनी समझ नहीं है, वो बड़ों को कॉपी करता है। जैसा हम एग्जाम्पल उनके सामने रखेंगे, जैसा हम उन्हें समझाएंगे, वो उस तरीके से समझ जाएगा। सो ऐसा होना चाहिए कि मतलब उनके अंदर अच्छी हैबिट्स को, अच्छी डीड्स को एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट इज रीइंफोर्स एप्रोप्रिएट एक्शंस। अब अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, कोई एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि कोई डिसेबल बच्चा है, उसकी मदद कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं किसी बच्चे में, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, दूसरों के साथ भी, सबको एक साथ लेकर चल रहा है, तो उसको रीइंफोर्स करो, उसकी प्रेज करो। क्योंकि जब हम प्रेज करेंगे तो वो बाकियों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होता है। और रीइंफोर्समेंट क्या है? मोटिवेशन की तरह काम करती है। अगर आपको किसी चीज के लिए प्रेज किया जाए, मान लीजिए, तो आप वो काम दोबारा करोगे। आप, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है, कौन चाहता है कि उसे डांट पड़ती रहे, हर कोई चाहता है ना कि उसकी प्रेज हो। तो रीइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, अगर हम उसे रीइंफोर्स करते हैं तो वो काम वो दोबारा करेगा, और इससे क्या होगा कि बाकी बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होगा, और वो भी, टीचर की तारीफ किसे नहीं चाहिए होती है, तो वो भी उसी तरीके से कार्य करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों को मौका दिया जाए कि वो एक दूसरे के साथ बात करें, उन्हें समझे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो बात करने से ही सुलझ जाती हैं। तो जब जो नॉर्मल बच्चा है डिसेबल बच्चे के साथ बातचीत करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो एम्पैथेटिक एटीट्यूड उसमें आएगा और वो कोशिश करेगा कि कहाँ वो उस बच्चे की मदद कर सकता है। और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो टीचिंग एंड लर्निंग के लिए एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट भी बनेगा। तो ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब जो डिसेबल बच्चे होते हैं, अगर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट ना हो तो वो दूसरों से खुद को कम समझते हैं। तो अब ये टीचर की, काउंसलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन्हें मोटिवेट करें कि तुम भी इनकी तरह हो, नॉर्मल बच्चों की तरह हो, थोड़े अलग जरूर हो, थोड़ी स्पेशल जरूर हो या कुछ अलग चीजें जरूर है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल एंड हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो। ये बेचारेपन की भावना ना आए बच्चे में, बल्कि कुछ कर दिखाने का जुनून हो, जज्बा हो, ऐसी उनके अंदर वैल्यूज इनकलकेट की जाए, वो उन्हें मोटिवेट किया जाए कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो सकता है कि नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें करने पड़े, लेकिन तुम सब कुछ डिजर्व करते हो, एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो और बाकी बच्चों के तरह ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। इसके लिए बच्चे को मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट इज स्टेज 2, दैट इज इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और एक्टिविटीज करवाई जाती हैं ताकि एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी कोई है तो उसको समझा जाए कि क्या डिसेबिलिटी है। जैसे डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, या कोई बच्चा डेफ हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, किसी को ADHD हो सकता है, मतलब जितनी भी डिसेबिलिटीज है या कोई प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। अब ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, क्या टीचिंग एड्स इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो सारी बातें इस स्टेज में समझाई जाती हैं ताकि जो इन्वायरमेंट हो उनके लिए, क्योंकि मेन फोकस वही है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए बच्चों के लिए। अब उसके लिए वो टीचर को, वो काउंसलर को सोचना है कि वो कैसे हो सकता है, क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए इसमें। और डिसेबिलिटी को जब तक हम समझ नहीं रहे ना, ये डिसेबिलिटीज इंक्लूजन का सब्जेक्ट या टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हमें क्यों पढ़ाई जाती है, पीपल टीचर्स को क्यों पढ़ाई जाती हैं, ताकि कल को अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसे कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि ये डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम उस बच्चे को समझ पाएंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा एवं गंदा लिखे जा रहा है या कुछ काम इसका, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए ये सब कर रहा है, उसकी बच्चे की प्रॉब्लम है, ये चीज हमें पता हो। तो पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के बारे में नॉलेज हो, किस तरीके से उसे दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है उसके इफेक्ट को, ये चीज पता हो। तो उसके लिए जरूरी है क्लासरूम इंक्लूजन। यानी कि अगर कोई बच्चा है हमारी क्लास में जो पार्शली ब्लाइंड है, या मान लीजिए जैसे ADHD है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम ये ना सोचें कि बाकी क्लास की तरफ ध्यान दें और वो बच्चा अब एक के लिए बाकियों को थोड़े पीछे रखा जा सकता है। ये एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो हर किसी को इंक्लूड करे। तो उनका भी प्रॉपर इंक्लूजन होना चाहिए, उनके हिसाब से क्लासरूम की सेटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए बच्चे के हिसाब से, कि बच्चे को क्या जरूरत है उस हिसाब से ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि बच्चे का लेवल पता हो टीचर को पहले। बहुत जरूरी है कि अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पता हो कि बच्चे को पहले कितना आता है उस फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को ABC ही ढंग से नहीं आती है तो आप उसे टेंसेस पढ़ा रहे हो तो वो किसी काम के नहीं है। आप भले ही कितने ही अच्छे से टेंसेस पढ़ा दो, वर्ड के बेस्ट टीचर बन के टेंसेस पढ़ा दो, लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं आएगा क्योंकि उसका बेस ही वीक है, उसे उसके बेसिक्स ही नहीं पता है। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले बच्चे का लेवल पता किया जाए कि वो किस लेवल पर है, उसके हिसाब से उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज, क्या टेक्निक्स लगाई जाएं, क्या स्ट्रैटेजीज लगाई जाएं जिससे कि वो जो बच्चे की डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाए, उसकी डिसेबिलिटी को समझा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा अगर पार्शली ब्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ऑडियो टेप्स लाएंगे, यानी कि क्या टीचिंग एड्स उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या टेक्निक्स इफेक्टिव बना सकती हैं उसकी लर्निंग को।
ऑडियो टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और हम बच्चे को क्या करेंगे, आगे बिठाएंगे ताकि अगर बोर्ड पे जब हम लिख रहे हैं तो उससे थोड़ा नजर आए आसानी से। हम यहाँ पर पार्शियली ब्लाइंड बच्चे की बात करें जिसे हल्का दिखता है। फिर टेक्स्ट बुक्स हम ऐसी उसके लिए सिलेक्ट करेंगे जिसमें फॉन्ट साइज बड़ा हो ताकि बच्चा आसानी से पढ़ पाए। और भी इसके अलावा जो भी टीचिंग एड्स है हम यूज कर सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज, क्या ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे जो मैक्सिमम लर्निंग हो पाए उस बच्चे की। ये तो थे स्टेज 2 के काम। नेक्स्ट इज स्टेज 3 यानी कि स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, बेटर इंटरेक्शन के लिए बच्चे को स्किल्स सिखाई जाएं, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो। अब स्किल अलग अलग तरह की हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, उसकी डिसेबिलिटी पे बेस्ड स्किल्स हो सकती हैं। जैसे किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें। प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकती हैं, वोकेशनल स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। तो जैसे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है ये हमें पता होना जरूरी है कि सॉफ्ट स्किल्स की कैसे हमें बात करनी है। ये सारी हमारे सॉफ्ट स्किल्स में आती है, जिसे हम कॉमन स्किल्स या कोर स्किल्स भी कहते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट आता है, कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे टीम में हम काम कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव बनाया जाए बच्चे को, कैसे उनमें पेशेंस लाया जाए, लीडरशिप क्वालिटीज लाई जाए, एम्पैथी लाई जाए, लिसनिंग स्किल्स उसकी इंप्रूव हो। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को अगर वो कहीं कुछ काम करते हैं वो बच्चे, तो वहाँ पर ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि वो इफेक्टिवली अपना काम कर सकें। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए कि बच्चे को अच्छे से ड्रेसिंग आती हो, ईटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे स्ट्रेस और इमोशन से कोप अप करना है, ये चीज़ बच्चे को आती हो। वोकेशनल स्किल्स हो सकती हैं, जैसे देखा होगा आपने, जो बच्चे थोड़ा मेंटली इल होते हैं या कुछ, उनके लिए वोकेशनल स्किल्स होती हैं। कैंडल मेकिंग सिखाई जाती है उन्हें, म्यूजिक में कोई बच्चा अच्छा हो सकता है तो वो चीज़ सिखाई जाती है, टेलरिंग, पोट्री, कुकिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसे पढ़ाई की चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो वो बाकी में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जो थोड़े डिसेबल बच्चे होते हैं या मेंटली इल होते हैं वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं, या गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, या फिर कार्ड मेकिंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, सेरिकल्चर में, वेल्डिंग, यानी कि वोकेशन की कल को उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसी स्किल्स उन्हें सिखाई जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेटर हो कि अब ऐसे बच्चों को ना बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये स्कूल की, ये काउंसलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके अंदर ऐसी स्किल्स लाई जाएं कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होते हैं, जैसे कि क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टसी, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, इनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि इनके बेसिस पर उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि अगर कल को उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बात दूसरे को समझा सकें। जब उन्हें कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा तो वो अपनी बात कैसे समझाएंगे। तो इसीलिए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्किल्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती है, ताकि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। और वो स्किल्स कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। प्रोजेक्ट मेथड के जरिए हम उन्हें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं ताकि सबका इंक्लूजन हो सके, कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, उसके बेसिस पर, यानी कि स्किल्स बच्चे के अंदर लाई जाए ताकि वो भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में खुद को इंक्लूडेड फील करे। तो इसके लिए क्या एक्टिविटीज करवाई जाती हैं? ग्रुप वर्क, क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम समझते हैं कि हर किसी की क्या इंपॉर्टेंस है। अलग भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में काम इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लाइफ में अलग अलग रह के तो नहीं ना जी सकते। इंसान जो है वो सोशल बीइंग है, उसे ग्रुप में रहना है, उसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो इसीलिए ग्रुप वर्क दिया जाता है ताकि हम हर बंदे की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझें, हर किसी का रोल है किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने में, वो चीज हमें समझ में आए। नेक्स्ट इज डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी। अब जिस जिस बच्चे की अलग अलग डिसेबिलिटीज के बेसिस पर डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाए। जैसे अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो वो कैसे इफेक्टिवली बोल के अपनी बात समझा पाए, या फिर अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता है तो वो कैसे साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी बात समझा पाए। डिफरेंट डिसेबिलिटीज के बेसिस पर अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाएं ताकि वो बच्चा बेटर
कम्युनिकेट कर सके, जरिया कोई और भी हो सकता है कि उसकी बात दूसरे को समझ आए और वो भी दूसरे की बात समझ पाए। ऐसी स्किल्स उन्हें सिखाई जाएं, ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट किया जाए। फटाफट से रिवाइज करते हैं अब इस टॉपिक को। 3D मॉडल ऑफ इंक्लूजन में मेन एम यही है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पर डिसेबल बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ इजीली कोऑपरेट कर पाए, इजीली रह सके। उन बच्चों में ऐसा रिलेशन हो, बच्चों में वो एक दूसरे को समझें और एम्पैथेटिक बिहेवियर एक दूसरे के लिए शो करें। और प्रॉपरली एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की बात को वो समझें। और 3 स्टेजेस की बात करी है इसमें हमने। सबसे पहली स्टेज कि उनके अंदर फ्रेंडलीनेस और केयरिंग एटीट्यूड आए, कि वो जो बच्चे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे या फिर हमारी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए या कुछ, तो वो एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप हो। और दूसरी डायमेंशन ये है कि हम पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को समझते हुए इंस्ट्रक्शंस दें, एक्टिविटीज करवाएं उन बच्चों से। और तीसरा मेन ये है कि स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो, कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। इसके लिए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच हो, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम हम ला सकते हैं, कि एक ब्रॉड टर्म कि क्या किया जा सकता है कि वो सोसाइटी में बेटर तरीके से खुद को एडजस्ट कर पाए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।